तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने आपको बताया था कि कैसे NIA क्रिमिनल्स के ऊपर जो नामचीन, लिस्टेड और इनाम शुदा क्रिमिनल हैं उनको नकेल डालने के लिए क्या कदम उठाएगी। लेकिन वो रिकॉर्डिंग होने के बाद जब हमने उसको लिस्ट कर दिया था, शेड्यूल कर दिया था आज के लिए, कल के लिए, उसके बाद खबर आई कि NIA ने दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों के ऊपर लाखों के इनाम की घोषणा की है। दाऊद इब्राहिम के ऊपर 25 लाख का इनाम रख दिया गया है। मतलब जो भी कोई शख्स दाऊद इब्राहिम को पकड़ाने में NIA की जब भारत सरकार की मदद करेगा उसको 25 लाख रुपया दिया जाएगा। देखने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है 25 लाख। उसके साथ ही दाऊद के राइट हैंड मैन, दाहिना हाथ, छोटा शकील के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम और दाऊद के छोटे भाई अनीस के ऊपर 15 लाख का इनाम। इसी तरह टाइगर मेमन जो बॉम्ब ब्लास्ट का सबसे बड़ा एक्यूज्ड है, कराची में है, उसके ऊपर 15 लाख का इनाम। जावेद चिकना, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम। तो ऐसे करके कुछ 8-10 लोगों के ऊपर NIA ने इनाम रख दिया है। एक ज़माने में चंबल के डाकुओं के सर पे इनाम होता था। आप सुन के हैरान हो जाओ कि कितना होता था, लेकिन उसके लिए भी लोग खबर दे देते थे। 5,000 का इनाम, 10,000 का, 30,000 का। और जिसके ऊपर 30,000 का इनाम होता था वो डाकू अपने आप को बहुत बड़ा डाकू समझता था। अपने आप को खुद अनाउंस करता था, मैं 30,000 डाकू मलखन सिंह बोल रहा हूँ। आज वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते 25 लाख तक चला गया है हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड के लिए। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इस तरह से इनाम रखने से एक्यूज्ड पकड़े जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहुत से बड़े क्रिमिनल्स के ऊपर 5 लाख, 10 लाख का अवार्ड है क्रिमिनल्स के ऊपर। लेकिन वो आदमी कभी आम जनता के कहने पे या किसी की खबर से नहीं पकड़े जाते। पुलिस खुद ही पकड़ती है और खुद ही इनाम ले लेती है। उनको पता होता है कि कौन से आरोपी को हमने कब पकड़ना है, उसके पहले उसका इनाम डिक्लेयर करवा लेते हैं और जैसे उसको पकड़ते हैं तो इनाम ले लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। अब देखिए, अगर इनाम से लोग पकड़े जाते, इनाम रखने से काम इतना आसान होता तो चंबल की घाटी में 50 साल डाकुओं का बोलबाला नहीं रहता। मेरा ख्याल कुछ 30 लाख का रिवार्ड तो वीरप्पन के ऊपर भी था, जो कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पे संदल की स्मगलिंग करता था। लेकिन उसको भी 20 साल पुलिस नहीं पकड़ सकी। तो इनाम रखने से कितना फ़ायदा होगा NIA को, ये देखने की बात है। अगर इनाम की बात करें तो 2003 में मुंबई ब्लास्ट के 10 साल बाद यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की एक सब कमेटी ने दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। उसी साल हिंदुस्तान ने भी डिक्लेयर किया था। हिंदुस्तान ने, इंडिया ने ही एक रेजोल्यूशन मूव किया था उस कमेटी में और उसको मानते हुए दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस रेजोल्यूशन में, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के एक विंग के रेजोल्यूशन में, दाऊद इब्राहिम के ऊपर उसको पकड़वाने वाले को 25 मिलियन US$ का इनाम रखा गया था। आप देख लीजिए, कहाँ 25 लाख इंडियन रुपये और कहाँ 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर। और आज के दिन में रफली अगर $1 की कीमत हम 80 रुपये भी लगाएं
तो 25 मिलियन डॉलर की कीमत हिंदुस्तानी करेंसी में तकरीबन 200 करोड़ की पड़ती है। तो 1983 से में जब डॉलर का रेट 2003 में जब डॉलर का रेट कम था, तभी इसकी कीमत समझ लो 120-130 करोड़। तब से लेके अभी 20 साल होने को आए और वो कीमत इनाम की बढ़ बढ़ के अब 200 करोड़ हो गई, लेकिन अभी तक दाऊद को किसी ने नहीं पकड़वाया। मतलब इतनी बड़ी रकम भी किसी को नहीं चाहिए। एक काम हो सकता है, अगर पाकिस्तान की जिस तरीके से इकॉनमी ख़राब हो रही है, पैसा नहीं है, उनको कहीं लालच आ जाए तो दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान के हवाले या इंटरपोल के हवाले करके या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की उसी विंग के हवाले करके या अमेरिका की एजेंसी को दे के अगर पाकिस्तान चाहे तो 200 करोड़ रुपया कमा सकता है। एक देश के लिए 200 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन आम इंडिविजुअल कैसे उसकी इतला देगा, कैसे पकड़वाएगा, कैसे उसको पैसा मिलेगा, ये बहुत दूर की बातें हैं। अगर पैसे से, इनाम से आरोपी पकड़े जाते तो मुझे याद आता है बर्मा का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था खोंसा। वो थाईलैंड बर्मा बॉर्डर पे उसकी बहुत बड़ी इलिसिट ड्रग बनाने की खेती करता था और फैक्ट्री लगाई हुई थी। ओपियम प्रोडक्शन करता था ओपनली, और बर्मा की आर्मी को कुछ नहीं समझता था। उसकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्म्स उसके पास थी, पूरी डिसिप्लिन्ड आर्मी, और वो आदमी अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री लगा के वहाँ पे ड्रग प्रोक्योर करता था। जब बर्मा की आर्मी इसको नहीं पकड़ सकी, नहीं मार सकी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी एक स्पेशल टीम भेजी, क्रैक टीम, कमांडोज की। उसने उनके भी हाथ नहीं आया। अल्टीमेटली अमेरिका को उसके साथ समझौता करना पड़ा। सुनने में आया उन दिनों में, ये बात होगी कि 92 के करीब की, 1990-92 उन दिनों की, तो उस आदमी को अमेरिका ने $5 बिलियन दिए कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, तुम्हें रीलोकेट करते हैं जहां तुम चाहो, लेकिन ये ड्रग बनाना और बेचना बंद कर दो, हमारे अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हारी सारी ड्रग हमारे अमेरिका और हमारे दोस्त देशों में जा रही है। तो खोंसा ने वो $5 बिलियन लेके अपनी वो आर्मी डिसमेंटल की। उस समझौते के तहत उसके लोगों को कुछ और पैसा दिया गया, उनको इधर उधर एडजस्ट किया गया। कुछ लोग छोड़ के अमेरिका चले गए, किसी को असाइलम मिल गया, किसी को सिटीजनशिप मिल गई, और खोंसा काफ़ी साल बाहर कहीं अपना एक नई आइडेंटिटी के साथ रहने के बाद पता चला कि अभी कुछ सालों से वापस बर्मा फिर आ गया है। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना देश अच्छा लगता है, और अभी छोड़ छड़ा के वो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तो कहाँ 25 मिलियन और कहाँ $5 बिलियन उस आदमी को दिए गए। लेकिन उसको इतने बड़े, उसके ऊपर भी तकरीबन कोई 50 मिलियन की बाउंटी थी जो बर्मा सरकार ने रखी थी कि जो आदमी इसकी खबर देगा उसको 400-500 करोड़ रुपए मिलेगा। उस ज़माने में किसी ने खबर नहीं दी। इसी तरह दुनिया भर में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अमेरिका ने मैक्सिकन माफिया के लोगों के खिलाफ कितने बड़े बड़े अवार्ड रखे। $1 मिलियन तो वहाँ आम बात है। छोटा सा को बड़ा बदमाश हो जाता है छोटे से शहर से, उसके ऊपर भी $1 मिलियन का अब रिवार्ड रख देते हैं कि जो उसको पकड़वाएगा उसको इतने पैसे देंगे। लेकिन आज तक बहुत कम लोग ऐसे पकड़े गए हैं। यहाँ इसके उलट रशियन माफिया में उल्टा हुआ है। वहाँ पे जिन लोगों के रिवार्ड रखे गए थे उनमें से काफ़ी लोग पकड़े गए, लोगों ने खबर दे दी, शायद उनके अपने गैंग के लोगों ने। लेकिन जब एक जिसके ऊपर सर पे इनाम होता है, वो आदमी जब रशिया में, ये भी 15 साल पहले की बातें हैं सब, अब तो रशियन माफिया भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है,
बहुत से पैसे अपने उसने लीगल बिजनेस में लगाने शुरू कर दिए, और डायमंड्स में और माइनिंग में उधर चले गए। क्राइम की दुनिया काफ़ी लोगों ने छोड़ दी है। लेकिन जिन लोगों ने उनकी खबर दे के पकड़वाया था, कुछ महीनों के अंदर अंदर उन लोगों को एक एक करके मार दिया गया। अब पैसे तो उन्होंने ले लिए, और ये खबर किसने लीक आउट किया कि हमें ये खबर मिली थी? वो तो सरकार के लोगों ने लीक आउट की होगी। तो करप्शन इतनी थी कि जिन लोगों ने पैसे रिवार्ड दे के, रिवार्ड के लालच में खबर की, उनकी ही आइडेंटिटी उसके गैंग मेंबर्स को रिवील कर दी गई। ये सबसे बड़ा डर होता है जब आप एक बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ टक्कर लेते हो, तो उनका जवाब भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए बहुत से लोग सामने नहीं आते। जो चंबल के जो एरिया के बहुत से डाकू जो छोटे लेवल के थे, जब बड़े लेवल के थे, उनकी जब कोई खबरी करता था तो थोड़े दिनों के बाद उसकी लाश किसी पेड़ के साथ लटकी हुई मिलती थी। तो अगर इस किस्म का माहौल होता है तो कौन खबर करेगा? बेसिकली ये होता है नॉर्मली जब बड़ी एजेंसीज़ को ऐसे लगता है कि अब आने वाले नज़दीकी समय में हो सकता है ये लोग हमारे हाथ में आ जाएं, उसके पहले रिवार्ड घोषित कर दिए जाते हैं, ताकि जब पकड़ा जाए तो वो रिवार्ड की बड़ी राशि हमारे पास ही रह जाए। अपने पास सीधी भी नहीं रखे तो किसी से खबर करवा के एक फर्जी इन्फॉर्मेशन सीलबंद लिफाफे में डाल के रख लेंगे, भले अपनी ही किसी रिश्तेदार से रखवा के रख लो, और उसके बाद जब पकड़ा जाएगा तो उससे उसका पैसा दे दिया जाएगा। ये इसके भी बहुत अजीब तरीके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या एनआईए के पास कोई ऐसी लीड आई है? क्या ऐसा हिंट मिला है? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो बैक डोर जो मीटिंग्स होती रहती हैं एजेंसीज़ की, डिप्लोमेट्स की, कहीं ना कहीं भारत के और पाकिस्तान के अंदर से कुछ तार जुड़ने लगे हैं। आपने देखा होगा कुछ केसेस में जब पाकिस्तान तकलीफ़ में था तो यहाँ से हमारे राशन भी भेजा गया, गेहूँ भी भेजा गया, चावल भी भेजे गए। अभी फिर पाकिस्तान ने कुछ अपील की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारे देश में जो बाढ़ की वजह से महंगाई बहुत हो गई है, तो हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। और वैसे भी जो आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर है वो उसके इंडियन लोगों के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, वो पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए इमरान खान के जाने के बाद। तो लगता है जो अजीत डोभाल की जो काम करने का तरीका है, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी जो नीतियां हैं, उनके लगता है कहीं वो कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के साथ अंदर से साठ-गांठ हो रही है। क्योंकि जितना नुकसान दोनों देशों का दुश्मनी से हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा इनकी दोस्ती से हो सकता है। ये बात कई बार सरकारें समझ लेती हैं, कई बार नहीं समझती हैं। उसके चलते हुए शायद इनको ऐसा लगता होगा कि जब हम कोई बड़ी बात पाकिस्तान से करेंगे तो एक शर्त रखेंगे कि आप दाऊद इब्राहिम और ये लोग हैं जो हमें दे दो, जिनकी हमने ये पूरी लिस्ट आपको बहुत बार सौंपी है। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज़ के अलावा काफ़ी सारे सिख खालिस्तानी एलिमेंट्स भी हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको वापस लिया जा सकता है। लेकिन किसी समझौते के तले जहाँ एक आपसी अंडरस्टैंडिंग के चलते हुए बाकी लोगों का आना रोका भी जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन इनको ये होगा कि दाऊद इब्राहिम को लाया जाए, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं, पॉलिटिकल कारण भी हैं। अभी जो अगली इलेक्शन आनी है उसके लिए बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नज़र नहीं आ रहा। देश की इकॉनमी बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही है, बहुत से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं, मंदिर बन के तैयार हो जाएगा वो मुद्दा भी नहीं रहा। तो
इसलिए बीजेपी को एक बहुत बड़ा कोई आने वाली इलेक्शन में मुद्दा चाहिए। 2024 की इलेक्शन में 2 साल बचे हैं, तो वो 2 साल की तैयारी अभी से शुरू हो रही है। दाऊद इब्राहिम हमेशा ही एक मुद्दा रहा है, लेकिन किसी भी सरकार 93 से लेके 7 साल वो और 22 साल ये 29-30 साल से उसको आज तक वापस नहीं ला सके। अब आने वाले दिनों में क्या पहले का 200 करोड़ रुपया नहीं ला सका, क्या अभी का 25 लाख रुपया जो सरकार ने देने का वादा किया है, NIA ने किया है, क्या उसको देख के कोई दाऊद को वापस हिंदुस्तान ले आएगा? ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन शुरुआत जब किसी बात की होती है तो उसको वेलकम करना चाहिए। मैं इसलिए वेलकम करता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान की किसी एजेंसी ने इंटरेस्ट दिखाया है कि बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज़ को वापस लाया जाए और उनको जो ट्रायल जो इन लोगों के खिलाफ पेंडिंग पड़ी है वो करके वो इंसाफ जो था उसको पूरा किया जाए। लेकिन वो पूरा कब होगा, कितनी देर में होगा, ये सब देखने की बातें हैं। अ गुड बिगिनिंग इज़ ऑलवेज अ गुड बिगिनिंग, उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। ये मूव जो है, एक इन्होंने जो एक कदम उठाया है वो कितना कारगर होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।